तो लेट्स स्टार्ट द PYQs ऑफ द न्यू चैप्टर एवोल्यूशन. अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग है. तो लेट्स स्टार्ट विद द एवोल्यूशन चैप्टर. उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. ओके, 2022 का क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑप्शन है स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर एग्जांपल ऑफ एनालॉजी. नेक्स्ट इज होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री. फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स. ओके, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. इसने बोला है नॉट ट्रू, मतलब बाकी के 3 ट्रू रहेंगे और एक फॉल्स रहेगा. ये हमें ढूंढने बोला है इसने. तो लेट्स सी. सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये तो कंसेप्ट है होमोलॉजी और एनालॉजी के बेसिस पे. तो होमोलॉजी क्या होता है पहले पर देखते हैं, एंड एनालॉजी. ओके, होमोलॉजी के लिए एक आपको निमोनिक याद रखना पड़ेगा, SAAD, सड. सैड या सड लिख सकते हैं आप. S से सेम ओरिजिन, D से डिफरेंट फंक्शन, सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, और D से डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. ओके, इतना याद रखना पड़ेगा आपको. क्या होमोलॉजी के लिए आपको क्या निमोनिक याद रखना है, SADD, सैड. सैड या सड कुछ भी याद रख लो. ओके, S से सेम ओरिजिन, D से डिफरेंट फंक्शन, D से डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. ओके, ये हो गया आपका होमोलॉजी का कंसेप्ट. तो एनालॉजी क्या होगा, एनालॉजी इसका एकदम ऑपोजिट. सेम ओरिजिन, तो इसमें होगा डिफरेंट ओरिजिन, डिफरेंट ओरिजिन. सेम, इधर डिफरेंट फंक्शन है तो इधर आएगा सेम फंक्शन. ओके, फिर ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, ये हो जाएगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. ओके, अभी देखते हैं ये डेफिनेशंस के बेसिस पे कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है क्या. देखो, फोर्थ ऑप्शन में इन लोगों ने क्या बोला है, फोर्थ ऑप्शन में बोला है एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. हमें दिख रहा है एनालॉगस स्ट्रक्चर और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है आपका, फोर्थ स्टेटमेंट इज ट्रू. अभी आगे देखते हैं. होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, यस ट्रू. ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट ऐसे ही होगा ना, एक जगह से निकलेगा फिर इट विल स्प्रेड थ्रू आउट. तो ये हो गया आपका डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. तो येस, ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट. अभी जो A और C ऑप्शन है वो है इसके बेसिस पे, एग्जाम्पल्स के बेसिस पे. तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है फर्स्ट ऑप्शन में. द फर्स्ट ऑप्शन सेज दैट स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर एनालॉजी. एनालॉजी का मतलब क्या है, डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन. अभी हम लोग प्रूफ करने का ट्राई करते हैं. स्वीट पोटैटो किससे होता है, स्वीट पोटैटो इज एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट. और आपका पोटैटो क्या है, ये आपका स्टेम मॉडिफिकेशन है. ये एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज और ये है आपका स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडवेंटिशियस रूट और स्टेम दोनों ही डिफरेंट ओरिजिन है, ट्रू. दोनों का फंक्शन सेम है क्या, स्टोरेज के लिए. तो ये एनालॉजी है, यस. ऑप्शन नंबर 1 भी ट्रू हो गया आपका. तो बचा क्या आपका, ऑप्शन नंबर C बाय डिफॉल्ट आपका गलत हो जाता है. कैसे गलत होता है वो भी हम लोग देखते हैं. देखो, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन. पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स होमोलोगस ऑर्गन है क्या, क्या उनका सेम ओरिजिन है, नहीं. पेंगुइन एक मैमल है, सॉरी, पेंगुइन एक बर्ड है और डॉल्फिन आपका एक मैमल है. डॉल्फिन मैमल है, तो दोनों के हैंड का स्ट्रक्चर सेम होगा क्या, बोन स्ट्रक्चर सेम होगा क्या, नहीं. दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा, तो सेम ओरिजिन हुआ ही नहीं. तो ये होमोलॉजी का एग्जांपल हो ही नहीं सकता. तो ऑप्शन नंबर C इज रॉन्ग कि फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन. ये गलत है, एनालॉगस ऑर्गन आना चाहिए. तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढने बोला था, तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. एडेप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ये सब तो अभी हम लोग ने डेफिनेशन देख लिया है. और फोर्थ ऑप्शन क्या है, एवोल्यूशन ऑन एंथ्रोपोजेनिक एक्शन. एंथ्रोपोजेनिक एक्शन इज ह्यूमन एक्टिविटीज. तो ऑप्शन में आपको दिखता रहेगा किधर, तो ह्यूमन एक्टिविटीज. ओके, हाँ. सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये हम लोग की वजह से एवोल्यूशन हुआ है. तो दिस इज ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी. एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हुआ है, देखो ये ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा अभी. यहाँ पे क्या बोला है, सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैराइटीज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड. हम लोग ने क्या किया है, हर्बिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ कर करके वो जो ऑर्गेनिज्म था जिसके ऊपर हम लोग, जो पेस्ट ऑर्गेनिज्म था उसके ऊपर हम लोग ने हर्बिसाइड पेस्टिसाइड डाल के इतना उनको ये कर दिया कि उनके DNA में म्यूटेशन होके वो उस पेस्ट, वो केमिकल को रेजिस्टेंट हो गए हैं. द केमिकल को उन लोग रेजिस्टेंट हो गए. तो ये चेंज इन द स्पीशीज़, ये स्पीशीज़ के पास पहले कैरेक्टर नहीं था कि रेजिस्टेंस है ये केमिकल से, ये पहले कैरेक्टर नहीं था स्पीशीज़ के पास. बट हम लोग के ओवर यूज़ की वजह से, इन्होंने बोला एक्सेसिव यूज़ की वजह से यहाँ पे हमने उस पेस्ट ऑर्गेनिज्म में आपका केमिकल रेजिस्टेंस लेके आ गए. तो ये किसकी वजह से हुआ, हमारे वजह से, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो ऑप्शन नंबर D का क्या हो जाएगा, यहाँ पे D का मैच क्या हो जाएगा, फर्स्ट. तो मुझे D का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में दिखा है, तो मैं डायरेक्टली B मार्क कर दूँ क्या, चलेगा.
बट हम लोग बाकी सब भी देख लेते हैं क्या होता है। एडाप्टिव रेडिएशन क्या है? एडाप्टिव रेडिएशन के आपको 2 एग्जांपल्स पढ़ने पड़ेंगे। एडाप्टिव रेडिएशन होगा डार्विन के फिंचेस, ये आपका एक है, और आपके मार्सुपियल मैमल्स भी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, वो भी चलेगा आपका। ओके, मार्सुपियल मैमल्स ये भी आपका डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के अंदर ही आ जाता है। तो ए का क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन फोर्थ। तो ए का फोर्थ मुझे वापस एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो दोनों तरफ से आप बी ऑप्शन के ऊपर ही आ जाओगे। फिर भी हम लोग देख लेते हैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है? विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, क्योंकि बर्ड्स का और बटरफ्लाई का विंग आपके बोन स्ट्रक्चर में सेम नहीं है, बट फंक्शन सेम है, तो डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का क्या हो जाएगा? बोन्स ऑफ 4 limbs ऑफ मैन एंड व्हेल, ये तो हमारा बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो कि एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया है। तो सी का हो जाएगा 2 एंड बी का हो जाएगा 3। सी का 2 एंड बी का 3, अगेन सारे के सारे चारों के चारों चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ बी में दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट फॉर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? मिलर्स एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या बोला है? एसएल मिलर प्रोड्यूस्ड अमाइनो एसिड्स बाय मिक्सिंग फॉलोइंग इन अ क्लोज फ्लास्क। क्या क्या यूज़ करके उसने मिलर ने क्या क्या यूज़ किया तो उसको अमाइनो एसिड्स बने। तो उसका स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या था? हमें पता है इट इज़ मीथेन। देखो कंफ्यूज होने के लिए इन लोग ने मिथाइल ग्रुप दिया है, बट इन लोग ने CH3 लिखा है। CH3 क्या है? CH3 एक टर्मिनेटिंग ग्रुप है जिसको हम लोग मिथाइल ग्रुप बोल देते हैं। CH2 को हम लोग एक्चुअली CH2 या CH3 को मिथाइल ग्रुप बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे CH3 को हम लोग मिथाइल ग्रुप बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 2 ऑप्शन में देखो आपको CH3 दिया है, तो वैसे ही फर्स्ट देखते ही हम लोग ये A और C ऑप्शन काट देंगे, क्योंकि हमें पता है उसने मीथेन यूज़ किया था, मीथेन, फिर H2 NH3, ये 3 यूज थे, और वाटर वेपर्स तो था, बट कितने डिग्री सेल्सियस पे वो अभी क्वेश्चन है। 600 की 800, इट इज एट 800 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर एग्जाम्पल ऑफ। देखो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन अगर सॉल्व किया रहेगा PYQs में, अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपके मार्क्स बच जाएंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोला है? फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन आर होमोलोगस ऑर्गन, और हम लोग ने इसको इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क किया था। तो ये क्या हो जाएगा? फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एनालॉगस ऑर्गन्स, और एनालॉगस ऑर्गन किसके पास जाता है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के पास। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर फोर्थ क्वेश्चन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर इवॉल्व ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंट ब्रॉट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। देखो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़, और अभी मैंने उसके बारे में सारे के सारे डिटेल्स बता दिए आपको, कैसे और क्यों एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से इवोल्यूशन हो रहा है। तो देखो डार्विन फिंचेस में हमारा कोई हाथ नहीं था। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वीड, यस। ड्रग रेजिस्टेंस यूकैरियोट, यस। मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड, देखो मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड एनिमल्स लाइक डॉग्स, ये भी आ सकता है इसके अंदर। तो देखते हैं 1 तो नहीं आएगा, 2 3 4 आना चाहिए। 2 3 4 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो यही है। क्योंकि वो क्या एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से इवोल्यूशन लाने का मतलब क्या है कि हमने कौन से स्पीशीज़ क्रिएट किए हैं अपने एक्शन की वजह से। हर्बिसाइड यूज़ करने की वजह से हमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वीड मिले, ड्रग यूज़ करने की वजह से ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट मिले, और हम लोग ने ब्रीडिंग की वजह से वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रीड्स ऑफ डॉग्स भी बना लिए। तो ये तीनों ही हमारे एक्टिविटीज़ के कारण इवोल्यूशन हुआ है, तो उनको बोल देंगे हम लोग एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से इवोल्यूशन। सो उसके आंसर में आ जाएगा 2 3 4, तीनों ही ऑप्शन बी में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय। एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस को किसने डिसअप्रूव कर दिया था? एम्ब्रायोलॉजिकल एक्शन एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट वाज डिसअप्रूव्ड बाय कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर, इसने डिसअप्रूव किया था, जो कि एनसीईआरटी में अभी देखने नहीं मिलता, क्योंकि एनसीईआरटी अभी रैशनलाइज हो गया, उसमें बहुत सारे कंटेंट रिड्यूस कर दिए गए हैं। एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ द इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, अभी डिसअप्रूव किसने किया था? प्रपोज किसने किया था? देखो जिसने डिसअप्रूव किया वो तो प्रपोज करेगा नहीं, तो कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर को तो आप निकाल ही दो। ओके, तो प्रपोज किसने किया था? अर्नस्ट हैकेल ने प्रपोज किया था। A population of species invades a new area, which of the following condition will lead to adaptive radiation? Adaptive radiation मतलब starting from a point and radiating. Okay, adaptive radiation. Area with habitats occupied by large number of species, area with large number of habitats having very low food supply, area with single type of vacant habitat, area with many types of vacant habitat. अभी देखो होगा क्या, ये होता क्यों है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होता क्यों है? जब भी फूड रिसोर्सेज कम रहेगा। नाउ ये आप लिख सकते हो बाजू में किधर, तो क्या है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन? आपका डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होता क्यों है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के बेसिस क्या है?
जब भी आपका फूड सप्लाई या फूड रिसोर्स लिमिटेड होगा फूड रिसोर्स। सेकेंड आपका कब होगा, सेकेंड आपका तब होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हैबिटेट मौजूद है, बहुत सारे हैबिटेट, डिफरेंट हैबिटेट डिफरेंट अवेलेबल है, तभी आपके जाके डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होगा। समझो ये एक हैबिटेट है, उसके अंदर यहाँ पे ऐसे 4-5 और हैबिटेट है और यहाँ पे फूड सप्लाई कम है, तो यहाँ के स्पीशीज जाएंगे, इधर आके अडाप्ट हो जाएंगे, इधर अडाप्ट हो जाएंगे, इधर जाके अलग अलग हैबिटेट में अडाप्ट हो जाएंगे। समझो इस कॉर्नर में ज़्यादा गर्मी है, इधर ज़्यादा ठंडी है, इधर स्नोफॉल है, इधर कुछ तो है, ऐसे 4 डिफरेंट हैबिटेट है। ड्यू टू लिमिटेड फूड सप्लाई दिस स्पीशीज वुड रेडिएट, चारों दिशा में फैल जाएंगे, फिर अपने हिसाब से इवॉल्व हो जाएंगे। तो क्या आप समझा हमें इस क्वेश्चन से, तो ये दोनों आने चाहिए, एरिया विद लिमिटेड फूड सप्लाई एंड लार्ज नंबर ऑफ हैबिटेट्स। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में देखने मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर, एरिया विद लार्ज नंबर ऑफ हैबिटेट्स एंड लो फूड सप्लाई। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in Australia, marsupials and placental mammals have evolved to share many similar characteristics. This type of evolution is known as convergent evolution. इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, it is convergent evolution. Okay. Now, in a species, the weight of a newborn ranges from 2 to 5 kg. 97% of the newborn with the average weight between 3 to 3.3 survive, whereas 99% of the infant with the weight of 2 to 2.5 or 4 to 5 kg die. Which type of selection is taking place? देखो इन लोग ने क्या बोला है, थोड़ा समझो क्या बोला है इन लोग ने। देखो इन स्पीशीज न्यूबॉर्न का रेंज कितना है, 2 से 5। अगर हम लोग ग्राफ बना के समझना चाहें तो इधर 2 और इधर 5, अगर मैं वेट केजीज की बात करूँ, और ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इन्फेंट्स लिख दो आप, नंबर ऑफ इन्फेंट्स की अगर बात करेंगे। ओके, 97% ऑफ द न्यूबॉर्न्स आर 3 to 3.3, तो 3 इधर कुछ आ जाएगा और 3.3 इधर आएगा, तो 97% इज 3 to 3.3। ओके, सर्वाइव वेयर 99% ऑफ द इन्फेंट विद 2 to 2.5, 2 और 2.5 से कम रहा तो मर जाएंगे, या तो 4 या 4.5 से ज़्यादा रहा तो मर जाएंगे। तो ये कैसा सिलेक्शन हो रहा है नेचर का, तो कैसा सिलेक्शन हो रहा है नेचर का वो पूछा है। तो अभी डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं विथ करेक्ट वैल्यूज़। ओके, क्योंकि ज़्यादा लार्ज रेंज नहीं दिया इन लोग ने, 2, 3, 4, 5। इन लोग ने क्या बोला है, 2 और 2.5, अगर 2.5 इधर लो, अगर 2 और 2.5 के नीचे रहेंगे तो मर जाएंगे, 4.5 और 5 के बीच में रहेंगे तो भी मर जाएंगे, तो डिक्लाइन दिखा जाता है क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होंगे। ओके, और इसने क्या बोला है, 3 to 3.3 के बीच में इंडिविजुअल ज़्यादा है और वही उनका ये है। तो ये कैसा टाइप का ग्राफ दिख रहा है आपको, स्टेबलाइजिंग दिख रहा है क्योंकि इसके मीन में ही है, मतलब इसके बीच में ही है, तो बीच में है तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। अगर ये ज़्यादा इंक्लाइन रहता है इस तरफ तो ये आ जाता था आपका डायरेक्शनल, इधर या यहाँ पे या यहाँ पे दोनों जगह रहता तो डायरेक्शनल हो जाता था। और अगर ऐसा कुछ ग्राफ देखने मिलता आपको, ऐसा कुछ ग्राफ देखना एक्सट्रीम्स का ग्राफ देखने मिलता तो वो हो जाता है डिसरप्टिव। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। बाकी वेरियस केसेस के मैंने बता भी दिया आपको। According to Hugo de Vries, the mechanism of evolution is single step mutation, saltation, minor mutation, phenotypic variations. देखो Hugo de Vries ने म्यूटेशन थियोरी की वजह से आपको बताया था, और उसके वजह से क्या हुआ था, उसने बोला था कि लार्ज म्यूटेशन के वजह से ही, समझो एक स्पीशीज़ वन है, उसके अंदर लार्ज म्यूटेशन आ गया तो वो बन गया स्पीशीज़ 2। ओके, पर डार्विन ने क्या बोला था, स्पीशीज़ 1 म्यूटेशन 1 आएगा, थोड़ा चेंज होगा, स्पीशीज़ 1 डैश बनेगा, फिर स्पीशीज़ 1 डबल डैश, ऐसा करके स्मॉल चेंजेस, म्यूटेशन 1, म्यूटेशन 2, म्यूटेशन 3, ऐसा बहुत सारे म्यूटेशन होने के बाद वो स्पीशीज़ 2 बनेगा, स्पीशीज़ 1 से स्पीशीज़ 2 बनेगा डायरेक्टली। उसने बोला था स्मॉल चेंजेस, स्मॉल डायरेक्शनल चेंजेस, किसने बोला था, डार्विन ने। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डार्विन का म्यूटेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, स्मॉल डायरेक्शनल म्यूटेशंस, उसने बोला था स्मॉल डायरेक्शनल म्यूटेशंस। और ह्यूगो डे व्राइस ने क्या बोला था, लार्ज डायरेक्शनलेस म्यूटेशन, लार्ज डायरेक्शनलेस म्यूटेशंस, और वो लार्ज डायरेक्शनलेस म्यूटेशन को उसने बोला था सॉल्टेशन। तो 11th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ moving on to the next question, which are the following among the following set of example of divergent evolution, select the incorrect option. Divergent evolution किसके बेसिस पे आता है, होमोलॉजी, अभी हम लोग ने पढ़ा था होमोलॉजी, उसका निमोनिक क्या था, सड या सैड कुछ भी बोल दो, सेम ओरिजिन, डिफरेंट फंक्शन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ओके, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है हमें। फोर लिम्ब ऑफ मैन, बैट एंड चीता, ये सबके सब सेम ओरिजिन है, यस। डिफरेंट फंक्शन है, यस।
डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, यस करेक्ट है। इसने क्या बोला है, विच इज़ इनकरेक्ट, मतलब 3 करेक्ट रहेंगे, एक गलत रहेगा, तो ये तो करेक्ट है, तो ये आंसर नहीं है हमारा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर हार्ट ऑफ बैट मैन एंड चीता, आई ऑफ ऑक्टोपस बैट एंड मैन चीता, देखो आई ऑफ ऑक्टोपस बैट मैन, तीनों के आई के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, ओके, तो 12th का ऑप्शन नंबर सी वुड बी। ये चारों के, ये तीनों एग्जांपल्स किसके हैं, एग्जांपल्स एनालॉगस ऑर्गन्स के। एनालॉगस ऑर्गन का काम क्या है, एनालॉगस ऑर्गन का डेफिनेशन क्या है, डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन, डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो यहाँ पे देखो तीनों के आँख का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, अलग रहेगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रहेंगे। हमारे में कैसे स्क्लेरा, फिर स्क्लेरा है, कंजक्टिवा है, बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर, एक्वेसिमर, ये सब हमारे मैन के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। वैसा ही बैट का आई नहीं होगा, ऑक्टोपस का भी आई डिफरेंट होगा, पर तीनों का काम क्या है, देखना फंक्शन सेम है क्या, डिफरेंट ओरिजिन है क्या, यस दे आर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस। और हमें वही पूछा था कौन सा होमोलॉजी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होमोलॉजी नहीं है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी इन बोन स्ट्रक्चर ऑफ 4 लिम्स ऑफ मेनी वर्टिब्रेट इज एग्जांपल ऑफ। ये हमारे जबान पे रटा हुआ आना चाहिए कि 4 लिम्स में सिमिलैरिटी का कारण क्या है, होमोलॉजी। होमोलॉजी का वापस एक बार देख लो, SADD, सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ हॉर्स। देखो ये हॉर्स का आपका ये अभी देखने का नहीं है, क्योंकि हॉर्स की जो एवोल्यूशन हिस्ट्री थी वो हम पहले पढ़ते थे, अभी नहीं पढ़ते अभी, ओके। विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू विंग ऑफ अ बर्ड। विंग ऑफ अ बर्ड के साथ कौन सा स्ट्रक्चर होमोलोगस है। होमोलोगस का मतलब क्या है, वापस SADD, सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो विंग ऑफ बर्ड के साथ क्या सेम होना चाहिए, सेम स्ट्रक्चर सेम ओरिजिन होना चाहिए। विंग ऑफ मॉथ नहीं, फ्लिपर ऑफ वेल, डॉल्फिन फिन और डॉर्सल फिन ऑफ शार्क, हिंड लिम्ब ऑफ रैबिट। देखो हिंड लिम्ब ऑफ रैबिट तो हो नहीं रहने वाला, और डॉर्सल फिन बोला इसमें। ये डॉर्सल फिन कहाँ होता है, देखो अगर ये आपका फिश है, डॉर्सल फिन ये है, ओके, पीछे वाला फिन है डॉर्सल, तो ये फिन अलग रहता है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता। आपका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लिपर ऑफ द वेल। फ्लिपर ऑफ वेल और विंग ऑफ बर्ड दोनों ही एनालॉगस है, ओके, नॉट एनालॉगस, दे आर होमोलोगस। होमोलोगस मतलब सेम ओरिजिन है, डिफरेंट फंक्शन है। ये आपका तैरने के लिए यूज़ करता है, ये आपका बर्ड फ्लाइंग के लिए यूज़ करता है, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द 2 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन अर्थ वेर नॉन ग्रीन एंड presumably anaerobes. Okay. The first autotrophic organism were the chemoautotrophs that never released oxygen. Okay. अभी इसमें से क्या ट्रू है क्या फॉल्स है वो हमें देखना पड़ेगा, ओके। देखो यहाँ पे अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म अपीयर्ड ऑन अर्थ इज नॉन ग्रीन। पता है हमें, पहले नॉन ग्रीन आए थे क्योंकि पहले फोटोसिंथेसिस का इतना डेवलप नहीं होता, इसीलिए ही, क्योंकि पहले नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म थे तो उन लोग फोटोसिंथेसिस नहीं करते थे, इसलिए ही ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता था, इसलिए ही पहले का एनवायरनमेंट वाज रिड्यूसिंग, विच इज ऑक्सीजन डेफिशिएंट रिड्यूसिंग, ओके। तो ये ट्रू है, ओके। फर्स्ट ऑटोट्रॉप वेर कीमो ऑटोट्रॉप्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। पहले ऑटोट्रॉप जो है वो कीमो ऑटोट्रॉप है। कीमो ऑटोट्रॉप कैसे आए, कीमो ऑटोट्रॉप का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी मिलेगी उन लोग उससे स्टार्ट, मतलब उससे उनका फोटोसिंथेसिस चलता था। अभी के टाइम पे क्या आ गया, फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स का काम क्या है, फोटो ऑटोट्रॉप्स सन के एनर्जी से फोटोसिंथेसिस करेंगे। कीमो ऑटोट्रॉप्स केमिकल एनर्जी से, केमिकल रिएक्शन और उसमें कुछ एनर्जी रिलीज होगा, कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन उन लोग परफॉर्म करेंगे, उससे जो एनर्जी रिलीज हुआ उससे उन लोग फोटोसिंथेसिस करेंगे। और क्योंकि केमिकल एनर्जी यूज हुआ है उसमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता था, तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमें क्या ढूंढना है, ए एंड बी बोथ आर ट्रू, तो ऑप्शन नंबर सी बोल द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन, एनालॉगस स्ट्रक्चर आर ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अगेन ये पढ़ लिया हम लोग ने। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ, which of the following is the correct sequence of events in origin of life? Formation of protobionts, synthesis of organic monomer, synthesis of organic polymer, formation of DNA based generic system. देखो जैसे दिया है वैसे ही आएगा, 1 2 3 4 ऐसे ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो पहले प्रोटोबायंट फॉर्म हुआ, फिर ऑर्गेनिक मोनोमर बना, फिर मोनोमर से पॉलीमर बना, फिर उसके बाद डीएनए बेस्ड जेनेटिक म्यूटेशंस आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर 18th वन, ओके। देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, मतलब हमारे आंसर में थोड़ी सी गलती है। इन लोगों ने क्या बोला है, प्रोटोबायंट्स फॉर्म होना। अब प्रोटोबायंट्स का डेफिनेशन क्या है, प्रोटोबायंट्स इज द ग्रुप ऑफ
ऑर्गेनिक एसिड्स बोल दो आप, मतलब सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ग्रुप है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के सारे ग्रुप्स को बोलते हैं प्रोटोबायंट। तो पहले मोनोमर बना, फिर पॉलीमर बना, उसके बाद इन पॉलीमर्स के ग्रुप को प्रोटोबायंट बोलेंगे। तो पहले मोनोमर बना, फिर पॉलीमर बना, फिर प्रोटोबायंट, फिर ये। ओके, तो फोर्थ वाला तो डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम तो सबसे लास्ट एडवांस आएगा ही, तो ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही कट जाने वाला है। बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे 1 ये इसमें कन्फ्यूजन होता है। मैंने भी पहले सोचा था कि ये आएगा, बट प्रोटोबायंट कैसे फॉर्म होता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ग्रुप से फॉर्म होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल मैलानिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, 90s का ए वुड बी द करेक्ट आंसर। Phylum of cat, lizard used in walking. Phylum of whale is used in sleeping. Phylum of bat are used in flying. तो क्या बोल रहा है? फोलियम क्या है? सेम स्ट्रक्चर है, सेम ओरिजिन है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? है। चारों के देखो, ये मैमल है, कैट इज मैमल, लिजर्ड आपका बर्ड है, वेल आपका मैमल है, बैट आपका मैमल है। ये क्या है? इन लोग ने वही स्टेटमेंट को सिर्फ और सिर्फ इन लोग ने ये कर दिया है। देखो, फोरलिम सेम स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर्स मतलब सेम स्ट्रक्चर रहेगा, सेम मतलब फोरलिम तो फोरलिम है, उनके हैंड का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। डिफरेंट फंक्शन आपको लिख के दिया है, वॉकिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, डिफरेंट फंक्शन है। ओके, डिफरेंट फंक्शन है यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा? ये होमोलोगस ऑर्गन हो गया। ओके, मूविंग ऑन, जो तो फॉलोइंग आर एनालॉगस स्ट्रक्चर। एनालॉगस स्ट्रक्चर का क्या है? आपके SADD का उल्टा, मतलब डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन होना चाहिए। डिफरेंट ओरिजिन वाला देखो, अभी देखो, तो विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजन, दोनों ही बर्ड्स के विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजन, ये दोनों ही होमोलोगस ऑर्गन है, ये होमोलोगस ऑर्गन है। गिल्स ऑफ प्रॉन्स एंड लंग्स ऑफ मैन, ये होमोलोगस तो नहीं, क्योंकि गिल्स और लंग्स का स्ट्रक्चर सेम नहीं है, तो ये होमोलॉजी है नहीं, मतलब ये एनालॉजी है। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, देखो ये होमोलॉजी है। कैसे? देखो, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड सिट्रस, दोनों एग्जांपल है एनसीईआरटी में, इन लोगों ने बोगनविलिया लिया है। थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया और सिट्रस दोनों ही कहाँ से आता है? एक्सिलरी से। एक्सिलरी बर्ड आपका, वेट, एक्सिलरी बर्ड आपका मॉडिफाई होता है थॉर्न्स में, और आपका यहाँ पे मॉडिफाई होता है इन टेंड्रिल्स। तो ये एक्सिलरी बर्ड ही आपका मॉडिफाई हो रहा है स्टेम्स और थॉर्न्स में, थॉर्न्स और टेंड्रिल्स में। तो ये क्या है? सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, ये प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है, ये क्लाइंबिंग के लिए काम कर रहा है, तो ये हो गया आपका होमोलॉजी। फिर फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन एंड लेग ऑफ हॉर्स, ये भी हो गया आपका होमोलॉजी। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब क्या? डिफरेंट ओरिजिन येट परफॉर्म सेम फंक्शन। डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन क्या है? एनालॉगस इवॉल्व्ड ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट। तो एनालॉगस और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आपको तो याद रखना ही है। ओके, नाउ the process by which organism with different evolutionary history evolve similar phenotypic adaptation in response to common environmental challenge is called। क्या बोला है यहाँ पे? डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब ऑर्गेनिज्म 1 है, ऑर्गेनिज्म 2 है, दोनों का हिस्ट्री अलग अलग है, दोनों अलग अलग जगह से बने हैं। ओके, बट क्योंकि इन लोगों को एक ही बक्से में, मतलब एक ही हैबिटेट में रखा, तो इन लोग के पास सिमिलर एडेप्टेशन या सिमिलर फिनोटाइप्स डेवलप होने लग गए, और वो बन गए, मतलब एक ग्रुप बन गया ऑर्गेनिज्म 1 और 2 का। पहले ये डिफरेंट वाले थे, बट दोनों के बीच में सिमिलर फिनोटाइप्स आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ओके, अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज ड्यू टू इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन विद इन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, रिड्यूस्ड फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज, इंट्रास्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन? वो पूछ, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन किसकी वजह से हुआ? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज इंट्रास्पेसिफिक। इंटर और इंट्रा में कंफ्यूज हो गए, तो देखो, इंट्रा मतलब विद इन, इंट्रास्पेसिफिक मतलब विद इन द स्पीशीज। इंट्रास्पेसिफिक या तो इंट्रास्पेसिफिक या इंट्रास्पीशीज बोलोगे आप, तो विद इन द स्पीशीज। अगर आप बात करेंगे इंटर स्पेसिफिक, तो इंटर स्पेसिफिक का मतलब क्या है? अमॉन्ग द स्पीशीज। अमॉन्ग और विद इन का मतलब पता है? अमॉन्ग स्पीशीज। देखो, इंटर मतलब दो स्पीशीज, स्पीशीज 1 और स्पीशीज 2, इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन हो तो इसको इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन बोलेंगे। अगर स्पीशीज 1 के दो मेंबर 1 मेंबर 2, इन दोनों के अंदर कॉम्पिटिशन होगा तो उसको बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। तो इनका डिफरेंस समझा आपको? तो इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की वजह से आपका हुआ था ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, विच इज नॉट इन एनसीईआरटी, बट अगर आपको पता है तो अच्छा है। ओके, रैंडम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रैंडम यूनिडायरेक्शनल चेंज इन एन एलील फ्रीक्वेंसी दैट अकर बाय चांस इन ऑल द पॉपुलेशन, स्पेशली इन स्मॉल पॉपुलेशन, इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए जेनेटिक ड्रिफ्ट का आपका ये क्या है, डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ही इन लोगों ने दे दिया है, रैंडम यूनिडायरेक्शनल चेंज इन ऑल पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर्स थे उनके सब में डीएनए में चेंजेस आ गए और वो होना चाहिए स्मॉल पॉपुलेशन, उसको ही बोलते हैं हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, द
द फिंचेस स्पीशीज ऑफ गैलापागोस आइलैंड आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द फूड सोर्सेज विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ फिंच फूड। सीड खाते हैं, देखो सीड ईटिंग था, इंसेक्ट ईटिंग था, फिर कैरियन और टी बर्ड्स में आप कंफ्यूज हो, कैरियन और ट्री बर्ड्स में कंफ्यूज हो सकते हो आप। तो इसमें सबसे अच्छा आंसर कैरियन नहीं था इसमें, ये अगेन एनसीईआरटी में है नहीं। ओके, नाउ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर जोग्राफिकल एरिया इज नोन एज एडाप्टिव रेडिएशन। मतलब एक पॉइंट से चालू हुआ और आपके चारों दिशाओं में, मतलब हर एक जगह पे डिफरेंट हैबिटेट में फैल गया वो, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एडाप्टिव रेडिएशन। तो 27 का हो जाएगा A1। तो यहाँ तक हम लोग देखते हैं, फिर इसके आगे के क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।